जब हम डबल सेलेक्ट होगा सिंगल आर्टिस्ट का डेवलप हुआ मतलब ये सिलेक्शन पॉइंट होता है अच्छा आप फर्स्ट कुछ आगे देगा फिर ये टोटल आर 6 एरिया है जो ये बिलियंस में फिर आप प्लीज प्लीज मैंने आपको मेरी बात दिया है एरिया वाइज चेक कर लेते हैं एक साथ चेक करके आपने डाउन आपने फिर भी जो ये चल रहा है वो बात का मुझे मानस सर्वर पे चल रहा है और कुछ चलो मैं दूसरा मेरे पास अभी जिसको भी यूज कर कोई भी नहीं बता सकता है आप पास में कोई यस यस और नो मतलब ये मुझे एडजस्ट करके चलेंगे थोड़ा क्या है ठीक है नहीं बोलोगे दूसरे और राइट सामने करते हैं सर ने आप बनाए कर तो what is how much yes आंसी ब्रेक आउट को ब्रेक आउट को हाँ इतना सभी करता है ओके पहले क्या डिस्कशन पति सॉन्ग नहीं है सही होता है कि मोबाइल में क्या आप क्या बता रहे हैं कि आप जैसे भी पढ़ रहे हैं एक्सीलेंट आप देखो ये सब व्हाट इज सॉन्ग एलिमेंट ये भी आप भी सुन आप बस आप भी वही ना ब्रेन का कोर्स लगा ब्रेन प्रोसेस बता दो ना क्यों बस बताओ व्हाट इज सॉन्ग एलिमेंट ये पढ़ा था मैं फोन एलिमेंट नहीं है हां ये तो कोई चीज ये दोनों छात्र बना दे व्हाट इज सॉन्ग एलिमेंट सॉन्ग एलिमेंट क्या होता है सॉन्ग एलिमेंट क्या होता है बात से भी आज के काम ऊंचाई हो गया इसको ले लो यस हाँ वही है सिर्फ है उसमें क्या बताया कि बताया था सबसे सिंपल सबसे सिंपल लेक्चर है व्हाट इज कॉन्टेंट सबसे पहले लिखा है लेट्स से आप सोने कमेंट में वीडियो बढ़िया बनते हैं इसको कमेंट इसको ये पूरी मतलब ये है कोई एमसीक्यू नहीं बनता पता है आप क्या ऑप्शन रिलेटेड बनते हैं आपसे क्या मुझे इसे क्या है और डाउट आपसे बताइए समझ में आ रहा है पढ़ने देरी से ट्राई मतलब हम स्टूडेंट को पहले को पढ़ रही है कहां है हां इस वीडियो में वो भी पढ़ रहा है इसका जो करेक्शन हो रही है इस वजह से हो पढ़ रहा है पढ़ने कौन पढ़ा बता रही है हमको स्टडी पढ़ो क्यों नहीं पढ़ रहे तो हम बात बढ़िया है क्या बता तो आप चलो तो टॉपिक का बात शुरू करते हैं सब कुछ इसको अच्छे से कर रहे हैं आप बताइए क्या प्रोसेस honest iscrivere ricevere non siamo responsabili poi yes after this actually after the event okay then what was that we asked them to right the function is really the moment और आप लोग बैठे हो पढ़ते हो आप लोग बताओ सॉरी पूछने का मतलब है तो आप लोग पढ़ के आओ और आप लोग पढ़ते बिल्कुल नहीं हो सो लास्ट क्लास में I think ऑप्शन का तो हम पढ़ेंगे since the second से आपको बात कर रहे हैं उसके अलावा जो पढ़ेंगे आज हम सिर्फ तुरंत हम नॉट लाइक दी डिस्कशन ऑफ microphilia so when for instance I can tell you no not 20% of my security behind the of and some main reason क्या है हमारी अमाउंट ऑफ ऑप्शन यू नो बाकी वो मोबाइल करके फेस वासी वो आपके बच्चे के अंदर सारी चीजें ड्यूटी लेगा और उसके अंदर देगा फैक्टर मेंशन फाइलों की हमारे बच्चे का भी अकाउंट हो जाएगा उसके बाद ये तो बाइंडिंग एजेंट आपने बड़े तरीके ऑप्शन करता है आपको क्या बाइंडिंग का बटन है ऑप्शन और तो लोगे ऐसी गति से बाइंड करो ऑप्शन साथ निकाल अंदर सिंपल वाली मिस्टेक होता है स्वीकार कंपोनेंट वाला भी है पर अगर हम आपके यहां पे अदर बेसिस की लाइन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बाइंड होगा HCl के साथ बाइंड होगा क्लोरीन के साथ में के साथ बाइंड होगा ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये जो बाइंड होता है क्या रहेगा कार्बन इनोलोजी just talk about it. What are they? Can't go to the on dot now you go to the on say and it is because of the binding of CO2 will remote topic. And one more is this is carbon monoxide CO. So when carbon monoxide binding with remote topic, this will not carbon C remote topic. Out of these three components, the most dangerous component is carbon carbon C remote topic. It is a very dangerous component. Why dangerous? Because that hemoglobin and on this hemoglobin there are four surface things so I don't have a oxygen by carbon. So if the hemoglobin is loaded with oxygen, you can say it is a fully saturated hemoglobin. चारों में क्या ऑक्सीजन है लिखा होगा fully saturated hemoglobin होगा
अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीजन, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, if one molecule of oxygen binding on the molecule, how many molecules will bind on this molecule? Both. 1 in 20. Like if one molecule binding in 1 second on this molecule, oxygen molecule, then in 1 second, the 20 molecule of carbon dioxide will bind. And the same 1 second, if carbon monoxide is present, then this carbon monoxide will bind with 200 molecules. So this is the binding capacity of various gases. Oxygen has the lowest binding capacity to hemoglobin. CO2 has greater than oxygen, which is approximately 20 times greater than oxygen. And carbon monoxide is very 200 times more than oxygen binding capacity. Hello. So हमें क्या करना है? You will take a जैसे आप करना ये चीज फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन you get no only oxygen तीनों आपके इस equal concentration or has equal molecules तीनों के अपने equal molecules now इसके बाद आपको इसे क्या डालना है हीमोग्लोबिन एड करना इससे नीचे नाम क्या होता है हीमोग्लोबिन एड करना you can see on hemoglobin the rest of binding ratio is 1:20 200 यानी हर केस आप कंपोनेंट लेंगे तो binding कंपोनेंट लेंगे उससे होंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन it is not required in only कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हम नहीं yes or no कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन is not required in only required this molecule ऑक्सी हीमोग्लोबिन को नाम क्या चाहिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे के बाद सबसे लेस क्या हो रहा है? तेरे को मैंने लैपटॉप पहले दिया स्टक ऊपर क्यों नहीं आया है? तो और नहीं है कोई अभी ये बार बार मूवमेंट क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की दिस इज मेनली प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ बर्निंग बर्निंग प्रोसेस जब आप वुडन या कोई भी ऐसा मटेरियल जो बर्न करते हैं तो उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और उससे भी ज्यादा क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो हाई अमाउंट में रिलीज होता है जब आप इस बर्निंग वाले एरिया में लाइक बर्निंग वाला एरिया क्लोज्ड एरिया है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो कहां एक्यूमुलेट हो जाएगा लाइक इस रूम को पूरा पे कर दें और इसमें आग लगाएं अंदर फिर इसमें क्या बढ़ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और उस कंडीशन में जब आप इस रूम में एंटर करेंगे तो आपके हीमोग्लोबिन पे सबसे ज्यादा कौन लोड हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यू विल हैव अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एंड पर्सन विल डाई विद इन फ्यू आवर्स कुछ ही घंटों में पर्सन मर जाएगा जिसमें हम अखबार न्यूज में पढ़ते हैं दम घुटने से आग लगने के बाद दम घुटने से इतने लोगों की मौत वो दम क्यों घुटता है कोई सी का है दिस इज द रीजन कि बॉडी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ही नहीं ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन नहीं है सारे कौन से कार्बोक्सी है और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे टिश्यू को इसलिए सेल डेथ होगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी इसलिए हमेशा ध्यान रखना है व्हेनेवर यू आर बर्निंग स्पेसिफिकली इन विंटर सीजन विंटर इन विंटर सीजन जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है लाइक कुछ आर्मी में प्रॉब्लम्स ये बहुत ज्यादा होती है जो आर्मी पर्सन जो सियाचिन या जो आइस वाले एरियाज जहाँ भी हमारे बहुत कोल्ड एरियाज है हिमाचल कश्मीर सियाचिन यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इतना ठंड होता है वो अपने आप को उस सर्दी से बचाने के लिए जो टेंट होता है उसका उसके अंदर क्या लगा देते हैं सिगड़ी जो होता है वो जला के कोयले को रख के बर्न करके सो जाते हैं उससे हीट मिलता है उनको लेकिन वो हीट जब कोयला बर्न होगा तो कार्बन बर्न होगा तो उससे क्या रिलीज होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और वो टेंट इतना मोटा होता है कि वो गैस बाहर नहीं जा सकता है और उस कंडीशन में वो सारा अंदर भर के वो जो आर्मी मैन होता है वो सुबह तक आराम से सो रहा होता है वो फिर उठता नहीं है कभी सो ये बहुत प्रॉब्लम है हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई भी बर्निंग प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम हमेशा क्या रखना है एरिया ओपन रहना चाहिए वेल वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए इसलिए तो जब किसी बनाते तो वेंटिलेशन लगाते हैं चिमनी लगाते हैं वेंटिलेशन लगाते हैं ताकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ना रहे अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी क्लियर नेक्स्ट ये लिख लिया सो इन तीनों प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मोस्ट डेंजरस प्रोडक्ट कौन सा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और इसकी एफिनिटी भी सबसे हाईएस्ट एफिनिटी पूछे तो कितना है 200 टाइम मोर कंपेयर टू ऑक्सीजन ये तो हो गया कंप्लीट और ये तो बच्चे का फोटो है इसको नहीं देख इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड फॉर्म एलिमेंट जो है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे सेकंड फॉर्म एलिमेंट दैट इज व्हाइट ब्लड सेल इससे पहले कुछ और पॉइंट है इसमें जो हम लिख लेते हैं उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं वो अभी पढ़ता हूं इसके आगे वही है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसकी अगली स्लाइड है उसको हम पढ़ते हैं क्लियर है देख लिया समटाइम ये मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट बनते हैं इनके नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में और कंफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्ब हीमोग्लोबिन भी आप ऑब्लिक लगा के लिख देंगे कार्ब हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी नहीं बनाता है कार्ब हीमोग्लोबिन बनाएगा लिख लिया नेक्स्ट द नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग सो अभी बताया किसकी वजह से होगा ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO सो जब भी पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल करेगा इन दैट सिचुएशन person will undergo a problem that is known as carbon monoxide poisoning it is a very dangerous condition next gas has affinity to bind hemoglobin 200 time more than oxygen अभी बताया था ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर हम एफिनिटी की बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो आंसर क्या होगा 200 टाइम मोर देन ऑक्सीजन स्कोर्स क्या है तो जितने भी स्मोक आता है वो सारे कार्बन मोनोऑक्साइड लेके आते हैं चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग है हाउस फायर है हीटर्स है
वुड बर्निंग है या स्टोव घर पे जो होता है या जो सिगार है वो कुछ भी बर्न हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। दीज ऑल रिलीज द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, clinical features, so hallmark symptom of carbon monoxide poisoning is cherry red color mucous membrane। चेरी होता है, चेरी जिसका एक होता है बहुत ज्यादा डार्क रेड जैसा चेरी जो आपने देखा होगा वैसे, सो इसके अंदर आपको ये कलर देखने को मिलेगा, चेरी रेड कलर, म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी ऐसी हो जाएगी और स्लोली स्लोली पर्सन की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, डायग्नोस करने के लिए ये मीटर दिया हुआ जिसको हम बोलते हैं सीओ मॉनिटरिंग डिवाइस, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीमीटर मैनेजमेंट। देयर इज ओनली वन मैनेजमेंट फॉर दिस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड दैट इज 100% हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। बिकॉज अभी हमने बात किया था कि अगर आपका मिक्सर है उसमें अगर सेम कंसंट्रेशन में गैसेस हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है तो बाइंड कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विल बाइंड ऑन द हीमोग्लोबिन। सो इफ यू वांट टू रिमूव द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड want to oxyhemoglobin then you have to increase the concentration of oxygen, so we'll provide 100% oxygen with hyperbaric oxygen। so ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया तो आप क्या करेंगे, तो एक ही ऑप्शन है ऑक्सीजन थेरेपी, उसके अलावा कोई हमारे पास मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ नीचे लिखा हुआ एडमिनिस्टर्ड 100% ऑक्सीजन, या फिर आप लिख दें हाइपरबेरिक मींस व्हाट इज हाइपरबेरिक, administered 100% oxygen as an antidote। Hyperbaric oxygen means high pressure, high pressure। What is hyperbaric? So you will provide the oxygen with a very high pressure to that area। उस एरिया में आपका ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा। And when oxygen pressure is more and carbon monoxide pressure is less, then the less pressure gas will be displaced by this high pressure gas। So वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, सारी बाहर निकल जाएगी और वहां पे कौन बच जाएगा पीछे, ऑक्सीजन। और उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, FiO2 100% ऑफ FiO2 आपको मेंटेन करना है। लिख लिया, लिख लो जल्दी से। सर ऑन्कोटिक और ऑस्मोटिक में क्या है डिफरेंस बता दो। वेरी गुड, कल मैंने बोला था याद करने पढ़ के आने के लिए, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो पढ़ा है, क्या होता है, वेट होता है। So both are the types of bone marrow। Red bone marrow is a types of bone marrow which is known as active bone marrow, and the yellow bone marrow which is known as inactive bone marrow। This is only the difference। Inactive why? Because it is not producing red blood cell। If it is producing red blood cell then it will also the red color। So red bone marrow is an active bone marrow which is responsible for the production of red blood cell, and yellow bone marrow is an inactive bone marrow which is not producing any red blood cells or any other cells। That's why it is inactive in yellow color, जो normal color होता है। Clear? In a child, बच्चे के अंदर बर्थ के बाद रेड बोन मेरो उसकी बॉडी में कहां प्रेजेंट रहता है, कौन से एरिया में, बोन में, कौन सी बोन में रहता है रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो एरिया में क्या लिखा है था, आरबीसी प्रोडक्शन बच्चों में कहां से होता है, टीबी में होता है। वो तो 20 ईयर तक हो गया, बच्चे इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं, अभी जो बच्चा हुआ है। लीवर, लीवर इंट्रायूट्राइन लाइफ में है। ऑल बोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन चिल्ड्रन, कल तो लिखा था। सो अगर सारी बोन करिए तो सारी बोन में कौन सा बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो होता है। स्लोली स्लोली दिस रेड बोन मेरो विल गेट ऑल्टर, बूढ़ा हो जाता है, या फिर ये रेड बोन मेरो शिफ्ट हो जाता है कहां पे, जो एक्सियल स्केलेटल होता है, सेंट्रल वाला जो स्केलेटल होता है उसमें, योर क्रेनियम, स्टर्नम, पेल्विस, जो आपके टीबिया जो भी है इनमें, तो सेंट्रल में आ जाता है। आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज पूरा ये सिर्फ इन्हीं बोन में रहता है, जो हमने कल लिखा था मेम्ब्रेनियस बोन, सेंट्रल एक्सियल स्केलेटल में आ जाता है आपका। नीचे कुछ नहीं है, नीचे ये होगा नहीं, ये मेरा कंप्यूटर का वो आ रहा है, वो हट नहीं रहा है। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, करो इसको नीचे, मैं बोल रहा हूं। आई ऑलरेडी मेंशन दैट ये जो स्लाइड आ रहा है ये मेरे कंप्यूटर का आ रहा है और ये नीचे नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट कुछ मिस्टेक आ रखा है, बट आप मानते नहीं हो। नीचे लिखा हुआ है एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन एज एन एंटीडोट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज एन एंटीडोट, या वर्क्स एज एन एंटीडोट लिखा हुआ है, लिख लिया। नेक्स्ट, इफ हीमोग्लोबिन Hb फेरस जो Fe2 में नॉर्मल होता है, इफ फेरस Fe+2 कन्वर्टेड इनटू द फेरिक, Fe2 तो अगर है इसको हम बोलते हैं फेरस, और अगर ये Fe3 बन जाता है, दिस इज नोन एज फेरिक फॉर्म, इज कॉल्ड मिथाइमो हेमोग्लोबिन और मिथाइमोग्लोबुलिन HbOH, एंड इट इज ड्यू टू सम ड्रग। अगर ये ऐसा है तो ये भी क्या बहुत ही डेंजर है। हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सा फॉर्म होना चाहिए, Fe+2, Fe+2 ही रिक्वायर्ड होता है, उसी पे ही कौन बाइंड होगा, ऑक्सीजन बाइंड होगा। ऑक्सीजन विल ओनली बाइंड ऑन Fe+2 फॉर्म ऑफ आयरन, it will not bind on Fe+3 or Fe+4 or Fe+1, it is only bind on Fe+2 ferrous form of the iron। so it will form methymoglobin, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HbOH। कुछ ड्रग्स ऐसा करती है, लाइक एग्जांपल्स आर एंटीडोट्स। ओके, तो एग्जांपल्स आर एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। आप क्या प्रोवाइड करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में, सोडियम थायोसल्फेट। सो जब आप सोडियम थायोसल्फेट प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेगा, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज द कंडीशन। यहाँ पे इसका क्या बेनिफिट होगा, व्हाट इज द बेनिफिट इन साइनाइड पॉइजनिंग, अगर आप Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करें तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बाइंड नहीं होगा, ऑक्सीजन तो बाइंड करवानी है, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ऑक्सीजन बाइंड होगी क्या, नहीं होगी। उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, उससे मोर बेटर ये होगा, दिस इज द हीमोग्लोबिन एंड दीस आर द आयरन मॉलिक्यूल, ऑन दिस आयरन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन विल बाइंड,
एज वेल एज इफ यू हैड साइनाइड, जहर पी लिया आपने, तो ये साइनाइड जहर पीने से क्यों डेथ होती है? उसका रीजन यही है बिकॉज दिस साइनाइड विल बाइंड ऑन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। साइनाइड किसकी जगह बाइंड हो जाएगा? ऑक्सीजन की जगह पे जाके। एंड व्हेन दिस हीमोग्लोबिन इज लोडेड विद साइनाइड, this is completely non-functional, ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। this is not useful because it is not oxyhemoglobin, it is a cyanide hemoglobin and it is not beneficial for your tissue and your tissue will die and person will undergo the death. So इसको कन्वर्ट करने से क्या होगा? Fe+2 will convert it into Fe+3. On this Fe+3 neither the oxygen will bind nor the cyanide will bind. ना तो ये cyanide bind होगा ना ही oxygen bind होगा। तो cyanide bind नहीं होगा तो जो poisoning का जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो तो सोल्व होगा कम से कम। पेशेंट की poisoning से डेथ नहीं होगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? यस। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू, ये तो हमने कल बात किया था। 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू 4 O2 मॉलिक्यूल एंड वो ml में भी हमने देखा था, याद है? लेस देन 0.1 सेकंड रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजनेशन। एक हीमोग्लोबिन को कंप्लीट 4 मॉलिक्यूल पे बाइंड होने में कितना टाइम लगता है? लेस देन 0.1 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये बाइंड हो जाता है। वेयर डज हीमोग्लोबिन बाइंड ऑन ऑक्सीजन? तो कल पूरा बता दिया। अब ये लोकेशन पूछ रहा है कि बॉडी में कहां जाके हीमोग्लोबिन लोड होता है, तो एक ही एरिया है जहां ऑक्सीजन होती है, वो क्या है? लंग्स। लंग्स जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे वहां जाके बाइंड हो जाएगा। सो दीस आर फ्यू बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। रजनी ने जो क्वेश्चन पूछा था उनका भी आंसर देते हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या डिफरेंस बता दो। सो ऑन्कोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आई थिंक पहले बताया ना, ये तो बताया था। मैं सोचा इन्होंने ऑस्मोलिटी एंड ऑस्मोलिटी पार्ट पूछा, मैं तो ऑन्कोटिक ये तो बता दिया ऑलरेडी। आप थे ही नहीं क्लास में आई थिंक। सो ऑन्कोटिक प्रेशर व्हिच इज द प्रेशर exerted by the plasma protein, that pressure is known as oncotic pressure. Oncotic pressure combined with pressure exerted by other solute in blood. प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा जो भी सोल्यूट्स है ब्लड में, उनके थ्रू जो प्रेशर होता है उसको और ऑन्कोटिक प्रेशर को मिला दें तो जो टोटल प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है, ये टेस्ट के लिए कम से कम पढ़ के आए, या तो ठीक है नहीं पढ़ा तो, लेकिन टेस्ट में पढ़े अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर करके आए। सो ब्लड का आई थिंक 4 क्लास हो गया, 4 क्लास, आज 4th क्लास है और कल भी, अभी तो कल संडे है ना, कल संडे है, कल क्लास होगा, मंडे को भी होगा। सो कल तो मॉडल पेपर होगा, तो भी क्लास तो होगा ही, नहीं होगा? नहीं होगा? अच्छा, पेपर सॉल्यूशन होता है, फिर मेरा छुट्टी कल। वेरी गुड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पेपर सॉल्विंग, मॉडल पेपर सॉल्व नहीं कराएंगे हम। मैं बनाऊंगा तब मैं सॉल्व कराऊंगा, अभी मैंने नहीं बनाया है, सो मैं नहीं कराऊंगा। जिन्होंने बनाया वो कराएंगे। अभी किसने बनाया अभी मुझे इन्फॉर्मेशन है नहीं मॉडल पेपर का। सुभाष सर ने बनाया, हाँ, तो सर आएंगे आपके साथ मुलाकात करेंगे बच्चे से। नेक्स्ट, लिख लिया? ओके, नेक्स्ट वन मोर थिंग्स, लास्ट थिंग बचा है, फिर ये इरिथ्रोसाइट्स खत्म हो जाएगा। 4 दिन से खत्म नहीं करने दे रहा, वो है HbA1c, वेरी गुड मार्कर टू आइडेंटिफाई यू आर डायबिटिक और नॉट। सो डायबिटीज मेलाइटस, डीएम की बात करें, डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, वैसे सारे डीएम तो आपको एंडोक्राइन में बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो पढ़ाएंगे अभी। ये एक डिजीज है जो आपको एक ऑर्गन के पास लेके जाती है, जिसका नाम है पेनक्रियास। पेनक्रियास का डिजीज है डायबिटीज मेलाइटस, related to pancreas. Why it is related to pancreas? Because pancreas is related to insulin. Due to the deficiency of insulin, the person will have a high amount of glucose in the blood, and that condition is known as diabetes, diabetic or diabetes mellitus. Insulin which is produced by pancreas, pancreas एक lip-like structure होती है ऐसी, ऐसा कुछ होता है। I don't know exact about the pancreas, but ऐसा कुछ होता है। This is the head part, this is the body part, and this is the tail part. Head, body, and tail. At the tail part एक person थे जिनका नाम था Langerhans, उन्होंने कुछ बताया था और इसलिए उन्होंने अपना ही नाम रखा, isolate of Langerhans, which is present on mainly on the tail part, and in this tail isolate of Langerhans there are specialized cell which is known as beta cell, which is known as beta cell. So these are the beta cell which is totally responsible for the production of insulin. अदर भी करती है लाइक ग्लूकागोन जो भी है, पर मैं उसके बारे में बात अभी नहीं कर रहा हूँ, वो आप एंडोक्राइन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम एक डायबिटीज और HbA1c की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ तक एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक सर्जरी हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं विपल्स। विपल्स, विपल्स प्रोसीजर है, इट इज आल्सो रिलेटेड टू पेनक्रियास। ये भी किसके रिलेटेड है? पेनक्रियास। It is only performed when person is having problem in the head part. When the head part is affected with cancer, necrosis, pancreatitis, everything which is present in the head part. If the cancer is present in head part, in that situation we will go for a procedure which is known as Whipple's procedure. So indication of Whipple surgery, head part of the pancreas is affected with cancer, we will go for the Whipple surgery. If the tail part or if the body part or whole pancreas is affected, then we will go for total pancreatectomy. पूरा pancreas काट के डाल देता है। अगर सिर्फ tail affected है, so tail के अंदर ही हमारा main part होता है। बीटा सेल कहाँ होती है? टेल में। और उसको काट के हटा दिया तो बाकी बचा वैसे वो काम का ही नहीं है कुछ भी, तो उसको रख के भी क्या करना है, तो पहले क्या करेंगे, पूरा काट देंगे। लेकिन हेड अफेक्टेड है तो फिर पीछे वाले को वापस जोड़ देंगे और यूज कर सकते हैं, इसलिए विपल्स करते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में। एक मार्कर है जो हम पढ़ते हैं डायबिटीज के अंदर जिसको हम बोलते हैं HbA1c। जब भी आप डायबिटीज के लिए टेस्टिंग के लिए जाते हैं, अगर आपको फर्स्ट टाइम लग रहा है तो वहां पे कुछ टेस्ट करते हैं। जैसे पहला तो आपका रैंडम RBS, रैंडम ब्लड शुगर होता है 72 110 mg पर DL, रैंडम ब्लड शुगर आप लेते हैं और इसके बीच में आपका आना चाहिए RBS करते हैं। उसके अलावा
एफडीएस करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक बुलाते हैं और आपका ब्लड लेके टेस्टिंग करते हैं, दैट इज द फास्टिंग ब्लड शुगर। उसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओटीटी या ओजीटीटी जो भी बोले इसको आप, सुना है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो हम करते हैं, लाइक पहले फास्टिंग में सैंपल लेंगे, फिर उसके बाद उसको ग्लूकोज देंगे, कितना, 70 ग्राम, एंड उसको रख देंगे कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए, और फिर उसका वापस क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, और फिर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना आना चाहिए, बिलो बिलो 1, 150, 180, 120। वेरी गुड। आज का असाइनमेंट क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। पढ़ के आना क्या करते हैं इसमें, कितना आता है। चलो नेक्स्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं, ये कंफर्म नहीं करते, these tests are not the confirmatory test for diabetes, to confirm the diabetes mellitus क्या करेंगे, we will go for one test जो हम आज पढ़ेंगे, वो है HbA1c, the name of the test is HbA1c, very good। this is the hemoglobin, this hemoglobin is having specific place or the receptor for glucose, for the transportation of glucose from one part to other part, इधर उधर ले जाने के लिए हेमोग्लोबिन के पास स्पेसिफिक क्या है, एक रिसेप्टर्स है जहां पे ग्लूकोज को क्या करता है, बाइंड करता है। सो ग्लूकोज विल बाइंड ऑन योर हेमोग्लोबिन, now you should use different color, this is the glucose molecule which is binded on hemoglobin, clear, this is other molecule, okay, and on this also it will binded on glucose, so जितने भी hemoglobins होंगे उन सब पे कौन बाइंड करेगा, ग्लूकोज बाइंड कर जाएगा। the amount of the glucose which is binding on this hemoglobin is depend on the amount of glucose in your blood, आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट हाई होगा, if the glucose is very high then the binding will also very high, and if is glucose is very less then binding on the hemoglobin will also very low, less रहेगा, it is simple। when a person is suffering with diabetes mellitus the glucose level is very high or very low, very high, high glucose in the blood, now the binding on the hemoglobin will also very high or very low, it will also very high। अब आप क्या करेंगे, एक सैंपल निकालेंगे पेशेंट का, एचबी सैंपल करेंगे, ब्लड सैंपल निकाला और उसमें बोलेंगे कि इस एचबी के ऊपर कितना ग्लूकोज बाइंडेड है, उनको हमें कैलकुलेट करना है, यानी टोटल जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है कितना होता है, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन 15 ग्राम, कल बताया था एवरेज अमाउंट इज 15 ग्राम, आउट ऑफ दिस 15 ग्राम हाउ मच अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज बाइंडेड विद ग्लूकोज, 15 ग्राम में से कितना हीमोग्लोबिन आपके ग्लूकोज के साथ में बाइंडेड है, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है। सो नॉर्मली अगर हम बात करें आउट ऑफ दिस 15 ग्राम नॉर्मली कितना बाइंड रहता है, 20, 20 वेरी 20 है ही नहीं, 20 कहाँ होगा, टोटल 15 ग्राम है, उसमें से कितना बाइंड होगा नॉर्मली 5.5, सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे तीनों वैल्यू हम पढ़ेंगे वन बाय वन, जो एक नॉर्मल पेशेंट में होगा, एक प्री डायबिटिक में आएगा और एक डायबिटिक के अंदर आएगा। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इट इज नियर बाय 5.5 टू 5.7, वहां तक नॉर्मली अगर आपका किसी का भी एचबी निकालेंगे और देखेंगे तो आएगा 5.5 टू 7 लास्ट है, वहां तक बाइंडेड नॉर्मल है। अगर ये उससे ऊपर जाता है 5.7 से ऊपर जाता है तो हम प्री डायबिटिक में आएंगे, और फिर 6.2 के समथिंग कुछ वैल्यू अभी देखेंगे, हाँ वो वैल्यूज किसमें आएगी, कंफर्म डायबिटीज के अंदर, तो तीनों वैल्यू हम अभी बात करेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन एग्जाम आता है, वो आता है कि इसमें हम 90 डेज क्यों मानते हैं, 90 डेज बोला जाता है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो बताता है 90 डेज का हीमोग्लोबिन पे कितना ग्लूकोज बाइंडेड है उसको बताता है, तो वो क्या है 90 डेज क्या है वो हम बात करें। सो अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल टोटल कितना था 120 डेज, अब ऐसा तो नहीं कि जो 5 मिलियन आरबीसी है वो 5 मिलियन ही 120 दिन बाद खत्म हो जाती है और जीरो हो जाता है और फिर वापस 5 मिलियन बनती है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। आज कुछ जाएगी, एक हमने लिखा भी था 1%, 1% आरबीसी डेली क्या होती है, डेड होती है। सो आज 1%, कल दूसरा तीसरा सबका नंबर आएगा, तो जब हम एवरेज लाइफ स्पान देखते हैं कि जो टोटल आरबीसी मेरी बॉडी में है वो कंप्लीट रिप्लेस होकर एवरेज कितने टाइम में, तो आंसर क्या होता है लगभग 90 डेज आपको एवरेज लाइफ मिलती है, और उसी 90 डेज में भाई हीमोग्लोबिन पे ये बाइंड हुआ, ये कितने दिन तक रहेगा, एवरेज 90 डेज तक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डेट हो जाएगी, इसका डेट हो जाएगी, हीमोग्लोबिन खत्म, तो ये काउंट में नहीं आएगा। सो इसीलिए हम 90 डेज का ब्लड टेस्ट यहाँ पे बताते हैं कि 90 दिन के अंदर 90 डेज के अंदर आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर कितना ग्लूकोज बाइंड हुआ, दैट परसेंटेज इज नोन एज HbA1c, उसको हम क्या बोलते हैं HbA1c। सो यहाँ लिखा हुआ है इट इंडिकेट हाउ वेल ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल्ड फॉर 3 to 4 मंथ, टेक हाउ मच ग्लूकोज पार्टिकल अटैच्ड टू आरबीसी सरफेस, एंड दिस इज द लेवल जो बिलो 5.7 है तो क्या होगा नॉर्मल, इफ इट इज 7 5.7 to 6.4 इट इज प्री डायबिटिक, एंड अबव 6.4 यानी 6.5 और हाई दैट इज कंफर्म डायबिटिक। दिस इज द एंड ऑफ एरिथ्रोसाइट, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट क्या होता है, एंड होता है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकंड टाइप का, वो है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट। क्लियर, यस, HbA1c clear, so it is also important with red blood cell because glucose molecule will bind on hemoglobin, and hemoglobin present in our red blood cell, that's why we are discussing it here in detail, diabetes mellitus, and this whole thing will you discuss in endocrine system। एक क्वेश्चन था इसका कि diabetes mellitus which of the following nerve will be damaged, कौन सी नर्व जो है वो डैमेज होती है डायबिटीज के अंदर, 1 2 3 4,
और भी आपको लगता है दूसरी भी जोड़ सकते हैं, 5 6 7 8 9 12 तक है, जो भी आंसर है। कौन सी नर्व डैमेज होती है डायबिटीज की वजह से? ये क्वेश्चन था नॉट सेट 5 के अंदर। Which of the following nerve is damaged by this diabetes problem? The answer should be the level nerve number third. Oculomotor nerve is damaged by high level of glucose or diabetes mellitus. Glucose हाई होने से थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज होती है प्राइमरली, बाकी तो सभी भी हो सकती है, पर पहले नंबर पे कौन आती है? थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये लिखिए, इसको हटा दें। नेक्स्ट, ये पता नहीं टेस्ट लिखा है, पर मुझे ये टेस्ट पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कुछ होता है क्या? टॉलक्विस्ट हीमोग्लोबिन मेथड, ये पुराने जमाने में होते थे ऐसे कुछ। आपने डिपस्टिक मेथड सुना है? यूरिन के अंदर जो पीएच आपको देखनी है, तो एक स्ट्रिप आती है, इसको डिप करते हैं और उसमें कलर आता है, कहां तक पहुंचता है, दैट इज डिपस्टिक मेथड। वैसा ही वी हैव अ स्ट्रिप टेस्ट व्हिच इज नोन एज टॉलक्विस्ट हीमोग्लोबिन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे? सो वी हैव अ पेपर, एक पेपर होता है, और उस पेपर के ऊपर आपको क्या करना है? वन ड्रॉप ऑफ ब्लड पुट करना है। उसके बाद वो ब्लड के साथ उसके पेपर में स्पेशल केमिकल्स कुछ होते हैं, उस केमिकल के साथ वो ब्लड रिएक्ट करके एक स्पेशल कलर प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट कलर शुड बी मैच विद अ कलर स्ट्रिप, जो मैं भी दिखाऊं, जैसे यहाँ दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं। पहले स्ट्रिप दिखाता हूं, ये तो लिखने का कुछ ये है, दिस इज द चार्ट। ये चार्ट होता है, इसमें अलग अलग कलर दिख रहे हैं, और ये ऐसे पेपर होते हैं, इस पे क्या करना है? ड्रॉप डालना है। जैसे यहाँ से लिया, ड्रॉप आउट किया, ड्रॉप डालने के बाद इसको इससे मैच करना है कि ये कौन से कलर से इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, जिससे हो रहा है, उसके आगे क्या लिखा होता है? हीमोग्लोबिन लिखा होता है ग्राम पर डीएल में। सो आप मैच करेंगे और देखेंगे कितना ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उससे आपको पता चलेगा। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? सॉल्क्विस्ट हीमोग्लोबिन मेथड। इट अलाउ अ क्विक असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट हीमोग्लोबिन लेवल। नॉर्मली अगर हम बात करें तो सीबीसी करने में आपको 30 मिनट्स तो नहीं लगते हैं, 10 मिनट्स लग जाएंगे, उससे भी फास्ट है। वो तो आजकल तो बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया, तुरंत है ये वैसे ही आपको सीबीसी करने में 2 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन वो सैंपल को ले जाने में लैब में, फिर वो प्रोसेस करने में, फिर वापस आने में उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए वो आपको शाम तक रिपोर्ट देते हैं। बाकी सीबीसी करने में टाइम कितना लगता है? सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, सैंपल को लोड किया और वो तुरंत प्रिंट आ जाएगा आपके पास। बट वो लेबोरेटरी वाले की मर्जी है, वो देते नहीं, शाम तक आपको अपलोड करेंगे। और बाकी पोर्टेबल, जैसे आपका ब्लड ग्लूकोज देखने के लिए मीटर आता है, वैसे हीमोग्लोबिन देखने के लिए भी मीटर आता है, आप सिंपल सा ड्रॉप पुट करेंगे, आपको हीमोग्लोबिन दिखा देगा वो। क्लियर है? हटा दें इसको। It allow a quick assessment of a patient hemoglobin level. It include a color chart and 150 test papers. तो ये तो मतलब ही है, इसमें कोई ये नहीं पूछेगा कितने टेस्ट पेपर आते हैं। बड़ा ले लो, बड़े ज्यादा आ जाएंगे, कम में कम आएंगे। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सेल, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल नेम से ही पता चल रहा है, कलर कौन सा होता है इसका? व्हाइट है। तो व्हाइट नहीं होता, ये कलरलेस होती है, ऐसे जैसे इस पे दिख रहा है आपको कुछ नहीं, कलरलेस, जैसे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, वैसे ये भी होती है जिसमें कुछ दिखता नहीं है। सो इट इज अ कलरलेस, बट वन स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट द व्हाइट ब्लड सेल इज इट इज nucleated colorless formed element of the blood. White is colorless because white blood cell does not have any type of hemoglobin. इसके अंदर hemoglobin present नहीं होता, इसलिए इसके अंदर रेड कलर या दूसरा कलर प्रेजेंट नहीं। So white blood cell it is also known as the leukocyte or WBC. अदर वर्ड में हम क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल और WBC और ल्यूकोसाइट। WBC is colorless due to lack of hemoglobin. बट आप इसके कलरलेस के साथ में क्या लिखना है? कलरलेस न्यूक्लिएटेड नीचे लिखा है क्या? हाँ लिखा हुआ है, ओके, फिर इधर लिख देंगे। सो इट इज अ कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ hemoglobin and it is nucleated formed element of blood. WBCs are irregular in shape। अभी हम बनाएंगे, इनके देखेंगे आप, शेप अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होती है जो WBCs में हमें देखने को मिलेगा व्हाइट ब्लड सेल में। सो व्हाइट ब्लड सेल्स आर irregular in shape। WBC से एग्जाम में इसके जो टाइप्स होते हैं, 5 टाइप, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो पांचों ही टाइप्स आपके क्या होने चाहिए? ऑल 5 टाइप्स वुड बी क्लियर। 5 टाइप होती है व्हाइट ब्लड सेल। सो देयर आर 5 टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे अभी। क्लियर? दीस आर द बेसिक थिंग अबाउट द WBC। लाइफ स्पान अप्रोक्स एवरेज लाइफ स्पान जो सबकी मिला के बात करें, ये कितनी है? 10 टू 15 डेज लिखा है, बाकी हर एक सेल की अलग अलग होती है, जो मैं आगे अभी लिखाऊंगा। एवरी सेल हैज डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पान, लाइक न्यूट्रोफिल्स आर हैविंग डिफरेंट लाइफ स्पान, इओसिनोफिल डिफरेंट, बेसोफिल डिफरेंट, सबका अलग अलग लाइफ स्पान आपको देखने को मिलेगा। देख लिया? मूव करें नेक्स्ट। नंबर ऑफ WBC in infant, all the types of blood cells are little bit higher compared to an adult person, so 20,000 cells per cubic mm. In children it will be 10 to 15,000, and in adult the exact number of white blood cell is 4 to 11,000 cells per cubic mm. तो WBC का काउंट पूछे कि नॉर्मल लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज, तो आंसर लिखना है 4 to 11,000 cells per mm. व्हाइट ब्लड सेल्स हैविंग इंपॉर्टेंट रोल इन योर, इसमें इट्स प्रोवाइड योर डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, फाइट करती है, इंफेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ये नंबर हो गए। टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स WBC। सो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं इन्होंने, मुझे लिखना है अब। टाइप्स ऑफ WBC।
सो जब मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं तो फिर आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है, बाकी पीपीटी चल रही है तब तक ठीक है। सो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ presence of granules, the WBC is divided into two types. One is granulocytes and second one is agranulocytes. किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, do you think that कि agranulocyte cells or the white blood cells does not have any granules? क्या आपको ऐसा लगता है कि agranulocytes के अंदर granules नहीं होते हैं या होते हैं, क्या लगता है आपको? agranulocytes जो मीनिंग है हम पढ़ते हैं कि granulocytes having granules, agranulocytes does not have granules, ऐसा ही पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है agranulocyte cells have the granules or does not have the granules? So granules are two types. granules की बात करें टू टाइप्स होते हैं ग्रेन्यूल्स। पहले डब्ल्यूबीसी से पहले क्या बताते हैं आपको, ये अदर है, आपके छत वाली बात है ये। हाँ, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन आर स्पेसिफिक ग्रेन्यूल, स्पेसिफिक, एंड सेकंड वन इज नॉन स्पेसिफिक। इससे मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है, इसको इधर लिखना था मुझे ज्यादा बेटर होता। स्पेसिफिक इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी ग्रेन्यूल, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको इधर लिखना था मुझे, पर कोई बात नहीं। एंड इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी ग्रेन्यूल्स। क्लियर? अब इनमें होता क्या सर, डिफरेंस क्या है दोनों में, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो द स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स आर दोज ग्रेन्यूल्स व्हिच स्टेन्ड बाय वेरियस टाइप ऑफ डाइस। जब आप इनको डाइस के अंदर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेनिंग प्रोड्यूस करेंगे, स्टेन हो जाएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। एंड द नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स आर दोस ग्रेन्यूल्स व्हिच डज नॉट स्टेन इन एनी टाइप ऑफ डाइस, तो डाई में स्टेन नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। सो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स तो इनका हम कुछ अदर नहीं होता, ये स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स ही होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक के अंदर एक ग्रेन्यूल्स होता है जो हमारी सेल में होता है, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। सुना है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बेग ऑफ सेल, हमारी बॉडी की एक सुसाइड कराने वाली सेल है। इट्स अ नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल्स, एवरी सेल, बट इट डज नॉट स्टेन बाय एनी टाइप ऑफ डाइस। ना तो ये एसिडिक डाइस से स्टेन होते हैं, ना ही ये बेसिक डाइस होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। क्लियर? In classifications of white blood cells, there are two types of cell on the presence of these granules. Those type of white blood cell which have specific granules are known as granulocytes, and those type of cell which does not have specific granules, उनके अंदर नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट कौन से नहीं होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स सबसेट होते हैं, इसलिए उनको क्या नाम दिया, ए ग्रेनुलोसाइट। तो कितने टाइप हो गए हमारे यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल के, दो टाइप्स हो गए, वन इज द ग्रेनुलोसाइट एंड सेकंड वन इज द ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट अगर हम बात करें इसकी, these granulocytes are having specific type of granules, इनमें क्या होते हैं, specific type of granules, जो हम क्या कर सकते हैं, वेरियस डाई के अंदर स्टेन कर सकते हैं, which can be stained in various type of dyes, that is known as specific granules। और इसमें क्या होगा, specific type of granules, specific type of granule are absent, and that's why these cannot be stained in various dyes। Now these granulocytes are further divided into three types on the basis of staining in dyes। The first type of cells, so this should be which color, so this is the first type of cell, this is the second type of cell, and this is the third type। आपने इस फर्स्ट सेल को लिया, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड आपको मैं दो डाई के नाम भी लिख देता हूं, वन इज द ईओसिन डाई, वन इज द ईओसिन डाई, एंड सेकंड वन इज द बेसिक डाई। ईओसिन डाई कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगी, नाम मैंने जिसमें लिखा वही कलर, रेड कलर, एंड बेसिक डाई विल प्रोड्यूस ब्लू कलर। सो व्हेन यू टेक दिस सेल, आपने क्या किया, इस सेल को लिया और इसको क्या किया आपने, सबसे पहले ईओसिन डाई के अंदर पुट किया। आफ्टर पुटिंग इन ईओसिन डाई, दिस सेल having few granules which stained in red color, and next time you put this cell again in a basic dye, and this cell again stained in blue color। It means this first cell is staining in both type of dyes, acidic dye as well as basic dye, और इनके जो नाम रखे गए उसी बेसिस पे रखे गए, cell love to acidic dye as well as this cell love to basic dye, and both acidic and base से stain होने से उसको नाम क्या रख दिया, neutral। It's a type of neutral cell, so that's why the cell is known as neutrophil। इसका नाम क्या रखा, neutrophils। neutro means neutral, phil means love, so neutrophils। क्लियर? पहला, आफ्टर द स्टेनिंग, the person जिसने इसको स्टेन किया उसने इसको माइक्रोस्कोप में विजुलाइज किया, and what he saw inside this cell, there is a nucleus which is present inside this cell, and this nucleus is not a normal nucleus, it's a nucleus, something different type of nucleus which is having multiple lobes, nucleus which is having multiple lobes, it is not having a single lobe। the nucleus which is present in neutrophils is a multi-lobed nucleus, एंड इसी वजह से इस न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो आप लिखेंगे, पहला तो क्या हो गया इसके अंदर, ये किससे लव करती है, दोनों डाई से, इसलिए इसका नाम क्या रखा, न्यूट्रोफिल। सेकंड थिंग, द साइज ऑफ दिस न्यूट्रोफिल इज अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 10 to 12 micron, this is the size of this neutrophil।
लाइफ स्पान की बात करें, कितने दिन तक ये जिंदा रहती है, लाइफ स्पान, सो दिस न्यूट्रोफिल एवरेज लाइफ स्पान इज 2 to 5 days. Third, nucleus. The nucleus of this neutrophil is multi-lobed, multi-lobed, and the lobes are not same in every type of neutrophils. It may have 2 lobes in one type of neutrophil, it may have 3 lobes in other neutrophil, it may have 4 lobes in next neutrophil, or it may have 5 lobes in next neutrophil. So in every neutrophil, the different types of number of lobes are present, and that's why sometimes it is also multi-lobe में कितनी lobe हो गई, 2 to 5 lobes. And due to the presence of multiple lobes in multiple types of neutrophils, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 5 है, एक में 4 है, तो जो उनकी मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, वो क्या मिलेगी आपको, डिफरेंट मिलेगी, यस या सेम मिलेगी, different. So multiple lobes will produce multiple morphology of the neutrophil, and that's why it is sometimes known as polymorpho nuclear, polymorphonucleus. Polymorpho means, poly means multiple, morpho means structure, different neutrophils की structure आपको अलग अलग मिलेगी, कुछ में 2 है, कुछ में 3 है, कुछ में 4 है, कुछ में 5 है, क्लियर है? Next about the neutrophil is the important function of neutrophil. What is the function of neutrophil? Neutrophil is a very important fighter in our body when you have the acute type of infection. जब भी आपकी बॉडी में acute infection होगा तो किसका काउंट बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ेगा, बिकॉज ये आपको acute infection में बहुत हेल्प करता है, लेवल को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा. सो न्यूट्रोफिल इंक्रीज इन, ये क्या करता है, एक्यूट इन्फेक्शन में आपको प्रोटेक्शन देता है. लाइक जब भी आपको कोई सर्दी जुकाम हो जाता है तो किसका लेवल बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल का, इट विल इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल. तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट. क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें? तो आप ऐसे बनाएंगे या ऐसे एक एक लिखेंगे, क्या करेंगे बताओ? वन बाय वन लिखेंगे, क्योंकि आपकी नोटबुक में इतना बनेगा नहीं बड़ा सा, वन बाय वन ही लिखोगे. चलो मैं पहले बना देता हूँ, फिर लिखेंगे बाद में. पहले लिखना है. देखो एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि ये मैं करने के बाद जब पीपीटी चलाऊंगा तो पीपीटी में जब न्यूट्रोफिल आएगा तो उसमें कुछ और भी लिखा होगा. लाइक यहाँ पे क्या लिखा होगा, न्यूट्रोफिल जब फेगोसाइटिक डब्ल्यूबीसी, आप ये भी लिखोगे बाद में, फिर 2 बार न्यूट्रोफिल लिखना पड़ेगा. इससे क्या है कि मैं जब बना देता हूँ, पहले उसको लिखना, फिर ये लिखना, फिर उसको लिखना, फिर उसका अगला लिखना. क्लियर? हाईली मोटाइल, मोस्ट एविडेंट, डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, मेन टारगेट बैक्टीरिया फंगाई, इंक्रीज इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये सब हो गया. ठीक है, तो ये हम उधर पढ़ लेते हैं पहले. नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ सेल. नाउ द नेक्स्ट टाइम दिस सेल, इसको हमने स्टेन किया और इसको कहां लेके गए, इयोसिन डाई के पास लेके गए. इयोसिन जो डाई थी हमारी, उस डाई में पुट किया. इयोसिन डाई कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगी, रेड कलर. सो यू स्टेन दिस सेल इन द इयोसिन डाई, एंड आफ्टर स्टेनिंग दिस सेल अपीयर्स रेड, granules are appears red. But जब इसको रेड से निकाल के आपने ब्लू बेसिक डाई के अंदर पुट किया, तो दिस सेल डज नॉट स्टेन इन ब्लू कलर. ब्लू कलर में स्टेन नहीं हुआ, सिर्फ किसमें स्टेन हुआ, रेड कलर डाई के अंदर और इयोसिन डाई के अंदर और एसिडिक डाई के अंदर. एंड दैट्स व्हाई दिस सेल इज नोन एज, रेड कलर जो डाई है उसका नाम क्या था, इयोसिन डाई. सो ये किससे लव करती है, इयोसिन से, तो इसका नाम क्या हो गया, इयोसिनोफिल. इयोसिनो, EOSINOPHIL, इयोसिनोफिल, बिकॉज़ दिस डाई लव टू, दिस सेल लव टू इयोसिन डाई. तो कलर कौन सा प्रोड्यूस करेगी, रेड कलर, जब भी आप इस डाई को पुट करेंगे, इयोसिन डाई, इयोसिनोफिल. क्लियर? आफ्टर स्टेनिंग अगेन आपने इसको कहा माइक्रोस्कोप में, व्हेन यू पुट दिस सेल इन द माइक्रोस्कोप, इट विल रिजेंबल लाइक माय स्पेक्स. ये मेरी स्पेक्स की तरह दिखता है. क्या दिखता है, न्यूक्लियस. सो द न्यूक्लियस ऑफ दिस इयोसिन डाई कलर सेल और द इयोसिनोफिल सेल, दैट विल बी बाइलोब्ड. कौन सा था ये, बाइलोब्ड था, यानी 2 लोब्स आर देयर जो आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट, ये क्या था ऊपर सबसे पहले, साइज. साइज ऑफ इयोसिनोफिल इज 10 to 14 microns. Lifespan, it will be live for a little bit more time, it will live for 7 to 12 days. And the nucleus is bilobed, and here no polymorphonuclear कुछ नहीं है. इधर function of this eosinophil. So function क्या है इसका, eosinophil कब बढ़ जाते हैं, in which condition the level of eosinophil will high, allergy condition, or so there are 2 conditions in which the eosinophil count will high, that is the allergic situation as well as parasite infection. Allergic and parasite. So allergic जब भी आपको type 1 hypersensitivity reaction होगी, acute नहीं सॉरी, allergic और parasite infection, और साइट सेल नहीं है ये, पैरासाइट. क्लियर? इसके लिए एक टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर, कभी कभी अगर पूछ ले आपसे, आपने कभी एलर्जी टेस्ट कराया तो डॉक्टर टेस्ट लिखता है, टेक टेस्ट. एक टेस्ट लिखा जाता है, इसको बोलते हैं टेक टेस्ट. टेक टेस्ट इज ए टोटल इयोसिनोफिल काउंट्स, दैट इज द टेक टेस्ट व्हिच इज स्पेसिफिक फॉर द एलर्जिक सिचुएशन. जब भी एलर्जी होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके लिए ये टेस्ट कराते हैं सबसे पहले कि आपका इयोसिनोफिल काउंट क्या है. अगर एलर्जी प्रॉब्लम है तो ये क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा, लाइक राइनाइटिस और एनी अदर एलर्जिक सिचुएशन. So this is the second type of white blood cell. Then next one, so this cell will be seen in okay, one more things about this eosinophil. This is also known as acidophil. Sometimes it is also known as acidophils. Why it is acidophil? Because it love to acidic dye, that's why it is known as acidophil. The third one, which is only stain in the blue color basic dye, this cell will only stain in the blue color basic dye. सिर्फ किसमें स्टेन होती है, बेसिक डाई में, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा, it is known as basophil.
and this basophil is also having same bilobed nucleus. यहाँ भी कौन सा होता है? Bilobed nucleus आपको मिलेगा. It will be like the bilobed nucleus. So लिख लो यहाँ पे. ऊपर क्या है? Size. So the basophil का एक क्वेश्चन एग्जाम में, और आई थिंक आपने पहले पढ़ा भी होगा. मास्ट सेल सुना है? क्वेश्चन आया था, मास्ट सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम. मास्ट सेल कौन डिराइव करता है? किससे बनती है? मास्ट सेल इज डेरिवेटिव फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ सेल? ओके, हेपरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हेपरिन, बेसोफिल और मास्ट सेल. हेपरिन कौन बनाता है? बेसोफिल. मास्ट सेल क्या करती है? हिस्टामिन बनाती है. वेरी गुड. सो द बेसोफिल इज द मास्ट सेल. बेसोफिल क्या होती है? मास्ट सेल होती है. बेसोफिल इन ब्लड, दैट इज बेसोफिल. एंड व्हेन बेसोफिल इन टिश्यू, दैट इज नोन एज मास्ट सेल. दिस इज ओनली द डिफरेंस. बेसोफिल कहां है? ब्लड में सर्कुलेट करिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसोफिल. और अगर ये कहां स्टे कर रही है, सॉरी स्टे कर रही है टिश्यू के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मास्ट सेल. हेपरिन तो बेसोफिल या मास्ट सेल दोनों एक ही है, तो वही प्रोड्यूस करेगी. बट दोनों का जो लोकेशन है उसके बेसिस पे नाम है जो आपको याद रखना है. क्या है अलग अलग दोनों का? व्हेन बेसोफिल प्रेजेंट इन ब्लड, दैट इज नोन एज द basophil, and when it is present in tissue, that is known as mast cell. Clear? Next, granulocyte, acidophil clear. हाँ, basophil का एक और क्वेश्चन है जो मुझे अभी याद आ रहा है, और वो है, ओके पहले ये लिख लेते हैं. साइज इज, कितना साइज होता है basophil का? 8 to, आप लोग कुछ हेल्प नहीं करते हो कभी. 10 microns. Life is 12 to 15 days. And nucleus is bilobed. अभी तो पढ़ा है सब. And इधर क्या है? Function. Very good. इतना तो हेल्प करो कम से कम. What is the function? Function of basophil. It's an inflammatory cell. और इन्फ्लामेशन होता है तभी तो मास्ट सेल स्टिमुलेट होती है. इन्फ्लामेशन, हेपरिन, हिस्टामिन जो भी आप बोल रहे हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, कब रिलीज होंगे? जब क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा. सो इट इज एन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के टाइम मेनली आपको देखने को मिलता है. ओके, दिस थ्री आर द टाइप्स ऑफ सेल व्हिच इज कम अंडर द ग्रेनुलोसाइट्स. सो ये हो गया हमारा कौन सा टाइप कंप्लीट? ग्रेनुलोसाइट. क्लियर? इतना सा हो गया छोटा सा. आगे वो करें हैं, बनाना पहले. तो फिर आप इनके नीचे जगह रखना तीनों के नीचे, ताकि हम जो आगे वाला वो पार्ट है उसमें से भी कुछ होगा तो आप लिख सकें. ठीक है, दिख रहा है? There are two types of white blood cell, granulocytes and agranulocytes. लिख लिया? ऊपर करें? अरे आज तो ब्लड सेल कंप्लीट करने दो, टेस्ट में क्या देंगे फिर आपको हैं? मैं आज तो हेमोस्टेसिस कंप्लीट करने का सोच के आया था. होम्योस्टेसिस. नेक्स्ट, ऊपर करें? नाउ स्टेनिंग का प्रोसेस किया गया, और स्टेनिंग में क्या मिला? तो ये तीनों है आपके पास. अरे क्या हो गया? जहां भी डाउट लगे तुरंत क्या करना है? पूछ लेना है, हाथ खड़ा कर देना. सर डाउट है भाई, लिखने के लिए नहीं बोलना है सर. लिख लिया कोई बात नहीं, नहीं लिखा बहुत अच्छी बात है, इधर लिखना सीधा. टाइप कर दो, यहाँ कभी नहीं बोलोगे फिर. हो गया? मूव करें? थ्री टाइप्स ऑफ दिस ग्रेनुलोसाइट्स आर द neutrophils, eosinophil and basophil. These are the physical properties of these all cells. ठीक है? सो अभी स्लोली स्लोली है, मौसम चेंज होने वाला है, और रेनी सीजन जो है वो स्टार्ट होने वाला है. ऐसी गुड न्यूज जो है कल से आने लग गई है. तो आप लोग स्कूल इन्वायरमेंट का पूरा बेनिफिट लें, और उसको जो भी आपका स्टडी आवर्स था उसमें 2-4 घंटे बढ़ा दें, ताकि उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले. गर्मी में कम पढ़ते हैं तो अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो आपको पढ़ाई क्या करनी? घूमने नहीं जाना, सोच घूमने की बातें करना है. पढ़ाई क्या करनी है ज्यादा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है. जून जो है वो स्टार्ट होकर खत्म भी हो गया, पता नहीं चला. जुलाई बचा है, फिर बाद में अगस्त में फॉर्म भरना है, और सितंबर में एग्जाम है. यस, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है. अच्छा हो जाएगा सब कुछ. नॉट सेट क्लियर, और फिर आप नर्सिंग ऑफिसर एम्स में, और उससे पहले ये सही आपके सामने है, और अच्छा मौका आपके लिए तो आने वाला है, कुछ ही दिन और है. यस, मूव करें? The next two types of white blood cells, which is known as agranulocytes. White is agranulocytes because that does not contain any type of specific granules which can be stained by a dye. That's why these are known as agranulocyte. And in agranulocytes, two types हम पढ़ेंगे यहाँ पे one by one. One is the monocyte. Mono means one. Cyte means cell, एक cell.
एक ही होती है क्या मोनोसाइट? क्या एक ही सेल होती है मोनोसाइट? फिर क्या है मोनोसाइट, क्या बोलते हैं इसको? अभी बताते हैं। लिख लिया? लिख लिया? ये हटा दें? कितना टाइम लगाओगे लिखने में? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट की बात करें, सो अब जो हम दो टाइप की सेल पढ़ेंगे उनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो पहले मैं क्लियर कर देता हूं, अभी कोई सर नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये पहला सेल और ये दूसरा सेल। सो इन दोनों सेल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है दैट इज की देयर इज अ लार्ज साइज ऑफ nucleus. In the second type of cell, there is a large size of a nucleus. Means there is very less amount of fluid present inside the cell, which is known as cytoplasm. तो जो एग्रेनोसाइट से उनके साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होता है, बहुत ही लेस अमाउंट होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, एग्रेनोसाइट के अंदर आएगी। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है मोनोसाइट के अंदर। मोनोसाइट क्या क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस का, कि द न्यूक्लियस ऑफ दिस मोनोसाइट इज इट्स अ किडनी शेप न्यूक्लियस। किडनी होती है, किडनी शेप न्यूक्लियस, और हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू होता है या हॉर्स फुट होता है, वैसा न्यूक्लियस होता है। इट्स अ हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस और किडनी शेप न्यूक्लियस, और समटाइम इट इज ओवल शेप न्यूक्लियस। ओवल, इसका शेप ऐसा हो जाता है, ओवल है, थोड़ा सीधा हो गया, ओवल शेप, ओवल शू शेप, हॉर्स शू शेप, या फिर किडनी शेप न्यूक्लियस किसका होता है, मोनोसाइट का। तो यहां पढ़ लेते हैं इन दोनों की टाइप अपन वन बाय वन। सो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मैं इधर बनाता हूं, यहां बनेगा नहीं, यहां बनाते हैं। द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट सेल। In the first cell, no staining is there because no specific granules are there. But the main difference is this cell is having a specific large size of nucleus, and this nucleus is in kidney shaped nucleus. And this cell is known as monocyte. इसको मोनोसाइट इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो सेल थी, ये पहली सेल मिली डब्ल्यूबीसी में जिसमें एक ही न्यूक्लियस मिला था। बाकी सब में तीनों में क्या था, एक से ज्यादा था, बट ये फर्स्ट सेल मिली जिसमें क्या था, सिंगल न्यूक्लियस मिला। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए मोनोसाइट। इसके बारे में अगर इसकी साइज की बात करें, द साइज ऑफ दिस सेल इज 12 to 15 micron, and because of 12 to 15 micron, this is the largest size of the WBC, सबसे बड़ी है। अभी तक कोई भी 12 to 15 नहीं था, highest is 10 to 14, but it is the largest size. The second thing is this monocyte, आगे क्या था, इधर हम क्या लिख रहे थे, second lifespan, lifespan is 2 to 5 days, and third one is nucleus, nucleus कौन सा था, किडनी से, और यस बार, ओके, किडनी शेप और हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस, और समटाइम ओवल शेप न्यूक्लियस। एंड नेक्स्ट वन इज फंक्शन। सो मोनोसाइट, बताओ भी मोनोसाइट क्या है। Monocytes are the type of cell which provide you again as a phagocytic or protective cell, but it is increased when you have chronic infection. Chronic infection और chronic कुछ ऐसे टर्म्स आती है like bacterial infection and parasite। parasite के आगे क्या लगाते हैं, infection, क्या लगाते हैं, infection, infiltration, infestation। so क्या डिफरेंस है दोनों में, what is infection and what is infestation? सोचा अभी नहीं सोचा, viral infection, bacterial infection, but fungal infestation and this parasite infestation, what is the difference between this infection and infestation? yes, दूसरा पढ़ना है आज घर जाके, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के साथ में ये भी पढ़ना है, और ये हो गया कंप्लीट। लास्ट क्या बचा हमारे पास, द सेकंड टाइप ऑफ सेल, दिस इज द सेल व्हिच इज हैविंग द लार्जेस्ट साइज ऑफ न्यूक्लियस। सबसे बड़ा न्यूक्लियस किसके पास होता है, दिस लास्ट सेल, इसके पास लार्जेस्ट साइज ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। नाउ दिस लिम्फोसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फोसाइट आपके इम्यून सिस्टम जो है उसमें आपकी हेल्प करती है। इम्यून सिस्टम पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आगे आएगा। और ये जो इम्यून सिस्टम है, लिम्फोसाइट जो स्पेसिफिकली हम तीन टाइप से पढ़ते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड एनके या नेचुरल किलर लिम्फोसाइट, पढ़ा था, याद है। एंड देन उसके बाद टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी के तीन पार्ट होते हैं, यस और नो। सो ये जो लिम्फोसाइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है, और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारे पास सेल्स है वो कौन सी है, लिम्फोसाइट्स। स्टार्ट करें लिम्फोसाइट के बारे में। सबसे पहले साइज, क्या साइज है, कम से कम एक तो आप लिख दो, मुझे लिखना है 7 to 12 micron. The specific point about the lymphocyte is the lifespan of this lymphocyte is very short and it is about 1/2 to 1 day only. एक दिन में ही मर जाती है बेचारी। Nucleus is round shape and the largest nucleus
लार्जेस्ट न्यूक्लियस। एंड दिस सेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर lymphocyte or cell. T lymphocytes are three types: T killer, T helper and T suppressor. So these are the lymphocytes जो हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों सेल के बारे में, lymphocyte, इनको हम डिटेल में भी पढ़ते हैं आगे, lymphocytes and monocyte. So this is the basic classifications of your white blood cells, granulocytes and agranulocytes. देख लिया क्या नीचे करना है? नीचे उधर ग्रेनुलोसाइट लिखा हुआ है, वो ग्रेनुलोसाइट उधर, और क्या नीचे करना है? यहाँ तक और नीचे? अरे इधर ग्रेनुलोसाइट लिखा हुआ है, कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या लिखना नीचे? ये है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के क्या है? दो टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ बनाए इधर। सो दिस इज ग्रेनुलोसाइट और इसके दो टाइप्स। So the largest nucleus present in which type of white blood cell? Lymphocyte. Largest in lymphocyte. Horseshoe shape or kidney shape? Monocyte. Bilobe nucleus. No cell. The basophil and eosinophil. And the multilobe nucleus is neutrophil. मतलब जो आपने देखना तो समझ गया कि मैं जो प्रॉब्लम होगा ऑब्वियसली मतलब जो न्यूक्लियस कम हो गया तो वो इसका मतलब हम जो क्या कुछ प्रॉब्लम होगी। अभी अगला मैं 1 बाय 1 पांचों पढ़ा रहा हूँ, उसमें कम और ज्यादा दोनों ही, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लिखा हुआ, अभी बताते हैं। ब्लड की ऑस्मोलिटी 300, 270 टू 300, 270 टू 300। क्या ऑस्मोलिटी? नहीं, हाँ ये अभी इसी 10 बात पांचों भी पढ़ाऊंगा मैं 1 बाय 1, न्यूट्रोफिल eosinophil बस पांचों पढ़ाएंगे। यस, क्या नहीं डाला? जैसा कि एटो एसिडिक और बेसिक दोनों हाँ, इनको डाई में डाला ना, तो डाई में कलर नहीं किया, इसलिए इनको नाम दिया एग्रेनोसाइट। हाँ, देयर इज नो कलर प्रोड्यूस्ड बाय दीस टू सेल्स, दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज एग्रेनोसाइट्स। यस, हाँ, रेड ब्लड सेल्स के जो फ्रेगमेंट टुकड़े हो जाएंगे छोटे-छोटे, उन्हीं को हम बोलेंगे स्कीजोटाइप। यस, हाँ, मैं वो मैं पढ़ाता हूँ, अभी डिटेल पढ़ाता हूँ अभी। इसमें नहीं, इसी का ही है, सब तीन लिम्फोसाइट के अंदर ही है, बट वो बहुत फाइन माइनर सा नंबर और उसका होता नहीं, इसलिए लिखा है, मैं बता दूंगा अभी। वो करें, बना लिया, नेक्स्ट वो करें, बड़े अच्छे से समझाया। अच्छा, ये हिंदी में ऐसा लिख रहे हैं, समझाया, पूरा हिंदी वाला समझाया। क्लियर, ये लिख लिया, हो गए। सो फर्स्ट न्यूट्रोफिल के साथ स्टार्ट करते हैं, ये हो गया आपका क्लियर। यहाँ पे एक और सेल आपने पढ़ी होगी, मेमोरी सेल, नाम कभी सुना है? वैसे वो मेमोरी सेल तो बहुत नंबर कम में होती है, लेकिन मेमोरी सेल का मतलब है लाइक हम जब कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है आपको, या कोई भी बॉडी के अंदर पैथोजेंस आता है, तो उसका एंटीबॉडी आपकी बॉडी में एक बार आने के बाद उसको बॉडी हमेशा रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट क्या बना के रखती है? एंटीजन बनाती है। तो याद रखने वाली सेल कौन सी है? मेमोरी सेल। वो भी कौन सी है? इट्स टी लिम्फोसाइट, वो भी उसी का पार्ट होती है। जैसे आप जो इम्यूनाइजेशन करते हैं, आफ्टर इम्यूनाइजेशन यू हैव एन नेचुरल सॉरी एंटीबॉडी बनी आपकी बॉडी में, सो वो कैसे याद रखेगा? विद द हेल्प ऑफ मेमोरी सेल। मेमोरी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगी, याद रखेगी, आने वाले को मिलाएगी और बोलेगी तो पहले से ये इसको किल करो, खत्म करो। नेक्स्ट, सो फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट, बेसोफिल नहीं, पहले तो मोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल। ओके, यहाँ पे न्यूट्रोफिल पे जाने से पहले एक और टर्म्स, जो छोटी सी टर्म है, या पहले लिख लो, उसको बाद में पढ़ाऊंगा मैं। न्यूट्रोफिल्स, दिस इज द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल इन टोटल white blood cell, जो 4,000 to 11,000 cells थी, out of these 4 to 11,000 the percentage of neutrophil is approximately nearby 60 to 70%. So this is the percentage of neutrophil in total number of your white blood cells. Like if the total number of WBC is 10,000, अगर किसी पर्सन में 10,000 WBC आती है, तो इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स कितने होंगे? 6,000 to 7,000 नंबर किसके होंगे? न्यूट्रोफिल्स के होंगे। And that's why the neutrophil is also known as most abundant white blood cells। जो अगर पूछे तो आंसर क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल के नीचे ही आपको लिखना है ये। This is the phagocytic WBC। Phagocytic means किल करने वाले, खा जाने वाले। The neutrophil is the cell which provide you the first defense। बॉडी के इनसाइड जो सबसे पहले डिफेंस जो मिलता है वो कौन देता है? न्यूट्रोफिल्स। जब भी कोई फॉरेन बॉडी आएगा, न्यूट्रोफिल विल स्टार्ट their phagocytic process, they kill them and engulfment, उनको खा जाएगी, अंदर निकल जाएगी। The second one is highly motile WBC। Motile means movable। Motile means movable। ये movable सेल होती है, मूव करती रहती है, और जहां भी कोई फॉरेन बॉडी मिलता है तुरंत उसको क्या कर लेती है? खत्म। नेक्स्ट इज द मोस्ट एविडेंट WBC, defend against the bacterial and fungal infection। Most targets or main targets are the bacterial fungi। ये increase कब होगी? Answer should be increase level of neutrophil is an indication that an acute bacterial infection like MI
बर्न, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो एक्यूट कंडीशंस होती है, सड़न जो होती है, उन कंडीशंस में किसका लेवल बढ़ता है? न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है। एंड सेकंड वन इज डिक्रीज। कब इनका लेवल डिक्रीज हो सकता है? तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी जो आप देते हैं, कीमोथेरेपी यानी ड्रग्स टॉक्सिसिटी, रेडिएशन थेरेपी और विटामिन डेफिशिएंसी जो आपके फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है, उन कंडीशंस में इनका लेवल क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। ठीक है? मूव करें? Most common or the most abundant type of neutrophil is the WBC is the neutrophil, that is 60 to 70% in total number of white blood cells. The next is time is going very fastly. टाइम को पकड़ नहीं सकते हैं। हमारे सुभाष सर ने बोला था टाइम को पकड़ना है तो कहां से पकड़ सकते हैं? आगे से, पीछे से नहीं पकड़ सकते कभी भी। टाइम हमेशा आगे भाग जाता है। सो आपको टाइम के आगे जाके पकड़ना पड़ेगा। रुक जा, तभी वो रुकेगा, बाकी तो हमेशा भागता रहेगा। तो इसलिए आगे भागो, पीछे मत रहो टाइम से, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे फिर। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी, कमी, विटामिन की कमी है। विटामिन के आगे क्या लिखे सर? कम हो रहा है तो कमी लिख दो, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा लिख दो, बस। नेक्स्ट, सेकंड ग्रेनुलोसाइट इज eosinophil or acidophils. Why it is acidophil? Because it's stained by the acidic dye, that's why it is known as acidophils. The number of this acidophils are 2 to 4% in your total white blood cell count. जितने भी white blood cells हैं उनमें 2 to 4% किसके होंगे? This eosinophil. Increase कब होंगे? तो आंसर होगा allergic condition like asthma, drug allergy, parasitic infection, और ये गलत लिखा, parasitic infestation, dermatitis and autoimmune disease like SLE, systemic lupus erythematosus, SLE. Tomorrow we'll discuss a very important topic, that is hemostasis. ब्लड कैसे रुकता है बहने से, ब्लीडिंग कैसे स्टॉप होती है, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी उससे पूछे जाते हैं और सिंपल सा है, 5-10 मिनट लगेंगे उसको पढ़ने में। तो आप लोग घर से जो हमने पढ़ा है वो सारा क्या करेंगे? पढ़ के आएंगे अच्छे से। आज की तरह नहीं होना चाहिए, पढ़ के आना है सच में ही। आओगे पढ़ के? द नेक्स्ट इज इंक्रीज के बाद डिक्रीज। सो डिक्रीज कब होगा? ड्रग टॉक्सिसिटी और स्ट्रेस, ज्यादा टेंशन लेने से भी डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहना है तो डब्ल्यूबीसी भी हेल्दी रहेगी। ज्यादा स्ट्रेस लिया तो डब्ल्यूबीसी बेचारी मर जाती है, इसलिए इसके साथ में अच्छे से रहना है। क्लियर? नेक्स्ट, the third granulocytes is there. Third one is basophil. So basophil now to basic dye, and the number of basophil is 0.5 to 1%. The least number of white blood cell, that is basophil. So it is the least common white blood cell. Secret which secretion इसका एंटीकोगुलेंट हेपरिन जो बनता है वो बनाती है ये, एंड इंक्रीज हेपरिन, और इसके साथ में एक मास्ट सेल भी आप देख सकते हैं, इसी का पार्ट है ये। मास्ट सेल कौन बनाती है? मास्ट सेल कौन बनाएगी? बेसोफिल। कब? बेसोफिल इन टिश्यू, दैट इज नोन एज मास्ट सेल। लिख दिया होगा आपने, पहले तो नहीं लिखना है। इट इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन, ल्यूकेमियास, हाइपोथायरॉयडिज्म, और डिक्रीज इन प्रेगनेंसी, ओवुलेशन, स्ट्रेस, हाइपरथायरॉयडिज्म। बेसोफिल granulocytes complete. The next one is A granulocytes, the monocyte and the lymphocyte. हो गया? On monocyte, size of the monocyte is the largest size of WBC. सबसे बड़ा monocyte size अगर हम बात करें तो किसका है? मोनोसाइट का है। जो पॉइंट ऑलरेडी पहले लिखे हैं उनको वापस रिपीट नहीं लिखना है। मूव करें। लिख लिया? नेक्स्ट, द फोर्थ वन, लिम्फोसाइट। सो मोनोसाइट लिखेंगे पहले, फिर लिम्फोसाइट लिखेंगे। फर्स्ट यू राइट द फोर्थ वन इज मोनोसाइट। इसमें पहले लिम्फोसाइट लिखा, पर हम पहले क्या लिखेंगे?
मोनोसाइट, ये बाद में लिखेंगे, इसको आप छोड़ दें अभी। दिस इज द मोनोसाइट, 3 to 8% इन नंबर एंड लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ऑलरेडी लिख दिया, इसको वापस नहीं लिखेंगे, लिखा है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी बताया था मैंने अभी, इसका साइज 12 to 15 माइक्रोन एंड द एविडेंट ब्लू ग्रे साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म कलर अगर हम बात करें तो आपको साइटोप्लाज्म में ब्लू ग्रेस कलर देखने को मिल सकता है, बट अगर डाई से स्टेन करोगे तो ये स्टेन ग्रेन्यूल्स कोई भी ऐसे होते हैं जो स्टेन होंगे, इट विल नॉट स्टेन बाय डाई, बट नेचुरली इसमें कौन सा कलर मिल सकता है, ब्लूइश ग्रेस कलर। इंक्रीज इन द क्रॉनिक इन्फेक्शन, ऑलरेडी लिख दिया था ये भी, सो आई थिंक इसका तो परफॉर्म फेगोसाइटिक एक्शन वो भी लिख लिया हमने, और वेरी इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा ये सारा पहले भी, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इन आवर एवरी ऑर्गन वी हैव अ फेगोसाइटिक सेल, पढ़ा है सबने, लाइक इन ब्रेन माइक्रोग्लिया इज द फेगोसाइटिक सेल ऑफ ब्रेन, ब्रेन माइक्रोग्लिया, सो माइक्रोग्लिया किससे बना है, मोनोसाइट से, जितनी भी फेगोसाइटिक सेल, ऑल द फेगोसाइटिक सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मोनोसाइट, ब्रेन, इधर लिखा है लीवर, कौन सी सेल, कुफर सेल, दिस इज द लंग, डस्ट सेल, किडनी, मेसेंजर सेल, और क्या है, प्लेसेंटा, डॉब हॉप सेल, लिखना है, लिखा है सर ने, हाँ तभी याद रहेगा, बाकी नो याद रहे आप लोगों को, इतना डिफिकल्ट नेम, डॉब हॉप सेल, दिस इज द प्लेसेंटा, स्किन, स्किन में भी होती है, अभी तो पढ़ा है सर ने, लैंगरहैंस, लैंगरहैंस सेल्स आर द फेगोसाइटिक सेल ऑफ स्किन, और क्या है, और भी होती है, बाकी जहां पे स्पेसिफिक नहीं होती है वहां पे मोनोसाइट ही फेगोसाइटिक सेल बोली जाती है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में होती है, क्या है? मैं बता दूं, सेल ऑफ फेगोसाइटिक सेल इन इंटेस्टाइन और इन जीआईटी, चीफ सेल, पेराइटल सेल, एम सेल, अरे वो एम सेल मोनोसाइट ही है, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां मोनोसाइट होता है, बोला तो है अभी मैंने, सो वो मोनोसाइट ही है, फेलोपियन ट्यूब पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सब वही है, उसी में आ जाता है, फेलोपियन में क्या अलग मोनोसाइट ही होता है वहां पे, है एक्सेल, एक्सेल मैं भी हो सकता है गायनिक में सारे पढ़ाया होगा, इतना मैं थोड़ी याद रखूंगा, आपको याद रखना है, मुझे क्यों याद रखना है, याद किसको रखना है, आप लोगों को रखना है, मैं तो तुक्के भी लगा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमेशा ध्यान रखें कि मुझे आंसर नहीं पता होगा, लेकिन जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में जरूर पता होगा, तो इसलिए फोर्थ वन आंसर ही होगा मेरा, आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन किसको होगा, आपको, क्योंकि आपको 2 ऑप्शन पता होंगे लेकिन 2 नहीं पता होंगे, एंड आई नो दैट कि आई हैव क्लियर अबाउट 3 ऑप्शन, बट एक ही ऑप्शन होगा जो नहीं पता होगा, उसको मैं राइट कर दूंगा, हो जाएगा, सो इसलिए 3 याद है मुझे, फेगोसाइटिक सेल, और एक नहीं भी पता है तो वही तो आंसर है, यस और नो, सो डोंट वरी अबाउट मी, आपको याद रखना है। अगले सेल पे आ जाओ, क्या है, लास्ट सेल जो थी वो क्या थी, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरेशन, पहले इसके बारे में लिख लो, ये लिखा हुआ जो मोस्ट कॉमन व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, मोस्ट कॉमन कैसे है, लिम्फोसाइट सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन है ये, क्यों कॉमन है, ये तो गलत लिखा है यहाँ पे, ये नहीं लिखना है, ये पीपीटी में कॉपी पेस्ट करते टाइम गलत हो गया, मोस्ट कॉमन इज न्यूट्रोफिल, हाईएस्ट नंबर किसका है, न्यूट्रोफिल का, सो ये वाला पढ़ते हैं हम, तो ये हो गया खत्म, इसको छोड़ो आप, इसको अपन इधर पढ़ते हैं अपनी स्लाइड पे, लिम्फोसाइट जो हम पढ़ रहे थे उसी की बात कर रहे हैं, उसी के आगे है जो लिखा था उसमें, लिम्फोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन जो हम पढ़ते हैं, these lymphocytes are divided into basically into types, दो मेन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एन के सेल बाद में देखेंगे, पहले 2 सेल हम, सो फर्स्ट वन इज बी लिम्फोसाइट, जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वापस नहीं लिखना है, समझ लो पहले, V is indication for bone marrow, V is indication for bone marrow, so the type of cell B lymphocyte, this B lymphocyte, the development, production and maturation all happen in the bone marrow, that's why it is known as B lymphocyte, इसका प्रोडक्शन भी bone marrow में होता है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन भी कहां पे होता है, bone marrow में, that's why it is known as B lymphocyte, this B lymphocyte will provide you humoral immunity, कौन सी करती है, humoral immunity, now the second one is, okay लिखना है इसे, आप लिख लोगे, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, ये कहां होता है, बोन मेरो में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोन मेरो में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बोन मेरो, द नेक्स्ट वन इज टी लिम्फोसाइट, एंड दिस टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन इन, प्रोडक्शन, सो भाई ब्लड सेल कौन बनाता है, बोन मेरो, तो प्रोडक्शन तो सारी सेल का कहां पे होगा, बोन मेरो में होगा, बोन मेरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ all the blood cells, but the development and maturation, development and maturation occurs in, development and maturation ये कहां पे होगा, thymus gland, and T for thymus, T for thymus, so the development and maturation occurs in the thymus gland, that's why this is known as T lymphocyte, yes,
This T lymphocyte will provide you cellular immunity. Cellular immunity. And for this cellular immunity, this will be divided into three types of cell. That is T suppressor, sorry, T killer suppressor तो लास्ट में आएगा. सबसे पहले किल करने वाला T killer, T helper and T suppressor. This T killer cell is responsible for killing all the foreign bodies. जो भी बाहर आएगा उसको किल कौन करेगा? T killer cell. T helper cell help the T killer cell. जो मार रही है उसकी हेल्प कौन करेगा? T helper cell. T killer cell is also known as CD4 and CD8 सुना है? So CD4 is T killer or T helper? T killer. T helper cell will help the which cell? T killer. But one problem is that if this T killer cell is excessively stimulated, अगर ये बहुत excessive stimulated है, in that situation, your all normal cell will also die. आपकी normal cell को भी खत्म कर देगी. That's why it should be in under controlled manner. And to control the function of this T killer cell, we have the T suppressor cell. So T suppressor cell किसको control करती है? T killer cell को. Clear है? So these are the different types of cell जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. लिख दिया? Yes. Okay. The next is move करें? हटा दे? हटा दे? और लिखना है? ये लो लिखो. जूम करना है? ये वापस. यहाँ तक कोई डाउट? और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपने पढ़ा होगा एचआईवी पेशेंट के अंदर क्या आता है? CD4 सेल एंड CD8 सेल का काउंट सब पढ़ते हैं. CD4 सेल काउंट्स इज this T helper is the CD4 cell and this is the CD8 cell and number of this cell is इसका कितना है 600 to 1200 cells per cubic mm और CD8 का नंबर है CD8 cell number is 150 to 1000 cells cubic per mm 150 to 1000 cells per cubic mm ratio in between the CD4 and CD8 is कितना रेशो होना चाहिए 1:2 जितना ये सेल है उसका ये क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए उल्टा लिखा मैंने 2:1 उल्टा लिखा 2:1 इन केस ऑफ एचआईवी आप देखेंगे एचआईवी पेशेंट जो आते हैं वहां पे जो ये CD4 सेल का काउंट होता है वो कितना हो जाता है लेस देन 200 एंड दैट इज अ सीवियर कंडीशन जहां पे ऑपर्चुनिस्टिक इंफेक्शन हो जाता है बॉडी में और आपका पर्सन वेरियस इंफेक्शन की वजह से डाई हो जाता है. सो डिक्रीज नंबर ऑफ CD4 सेल बिलो 200 प्रेजेंट इन केस ऑफ एचआईवी इंफेक्शन ह्यूमन इम्यूनो वायरस. यहां तक क्लियर है? यस. नेक्स्ट जो दो टर्म्स एग्जाम में कभी-कभी आपसे पूछ लेते हैं, आपने सुना होगा TLC एंड DLC. सुना है? जैसे हमने CBC में पढ़े थे रेड ब्लड सेल के साथ में MCH and MCB and MCHB. यस. सेम लाइक इन WBC we have two terms. One is the TLC and second one is DLC. दोनों के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. लिख लेंगे? नेक्स्ट. TLC. TLC क्या? जब से ये डिजिटल बोर्ड लगा है तब से बहुत सारे इश्यूज हो गए. सबसे बड़ा इश्यू नंबर हो गए 3 गुना ज्यादा. इतना पास में लाइट रहती है. देखती है लाइट बिल्कुल पास में होती है तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए. जब से ये बोर्ड है तब से पीपीटी बनानी पड़ती है और इसी वजह से इसके ऊपर बैठे रहते पूरे दिन भर तो ये फिर नंबर बढ़ गए. पहले बोर्ड नहीं था ऐसे था लिखने वाला उसमें कुछ नहीं करना पड़ता था. ऐसे मार्कर था वो 4 कलर के और हम लिखते रहते थे ऐसे मस्त था. अभी क्या है ये बहुत प्रॉब्लम करता है. TLC क्या है? दैट इज टोटल ल्यूकोसाइट count TLC and it is approximately nearby 4000 to 11000 cells per cubic mm. Clear? ये तो कॉमन है TLC. The next one is DLC. DLC is the differentiated leukocyte count. What is DLC? What is DLC? क्या होता है DLC? नहीं बताओगे? You are just hiding your knowledge. You not want to share your knowledge with me. और आपको लगता है इनके ये सही में हमारे ज्यादा नॉलेज नहीं बताना है. So TLC and DLC. TLC means आपने ब्लड सैंपल लिया और आपने पूछा कि इसमें WBC कितना है. उसने बोला 8000 है. That is known as TLC. आपने पूछा इसमें न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट कितने हैं? तो आपने पूछा DLC. DLC means differentiated अलग-अलग WBC का लेवल. That is known as DLC. So
तो डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट इज नोन एज डीएलसी। तो हमने लिखे थे, याद है? न्यूट्रोफिल हाईएस्ट कौन था? न्यूट्रोफिल कितना था? 60 to 70%। वेरी गुड। देन इयोसिनोफिल काउंट कितना था? 2 to 4%। देन बेसोफिल लिस्ट नंबर 0.5 to 1%। देन उसके बाद मोनोसाइट approximately 3 to 8%। and last one is lymphocyte 25 to 20 to 25%। so this count is known as DLC। तो अगर आप ऐसे देख रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल के काउंट को, तो इसको आप क्या बोलोगे? DLC। और अगर आप ऐसे देख रहे हो तो इसको आप क्या बोलोगे? TLC। क्लियर? यस। so this is the WBC or the white blood cell। if you have any doubt you can ask, otherwise we will move on the variation in the number of white blood cell। okay, before moving on the variation we have one more thing। एक और है जो पढ़ना है, बाकी रह गया था, वो भी पढ़ लेते हैं। the development of granulocyte और granulopoiesis। कैसे ग्रेनुलोसाइट जो है वो बनती है, ग्रेनुलोसाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है? जो मेन आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी की 3 मेन ग्रेनुलोसाइट्स आपकी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, सभी का प्रोसेस सेम रहेगा, स्टेज सारी सेम रहेगी पांचों सेल की। हम एक का पढ़ेंगे वही सारी सेल में प्रेजेंट रहेगा। तो हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, जैसे कल हमने पढ़ा था एरिथ्रोपोइसिस, याद है? प्री प्रीकर्सर सेल हमने देखा था, प्री लिम्फोब्लास्ट, प्री लिम्फोब्लास्ट कहां था? प्री लिम्फोब्लास्ट कहां था? प्रीकर्सर सेल ऑफ रेड ब्लड सेल, प्री एरिथ्रोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट कहां था? लिम्फोब्लास्ट तो आज पढ़ेंगे। सो वैसे ही आज हम पढ़ेंगे द ग्रेनुलोपोइसिस, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट दैट इज ग्रेनुलोपोइसिस। तो आई थिंक कल मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट बनाया था। देयर इज अ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्राइमरी सेल which is from the whole blood cells। pluripotent stem cells divided into two type, the myeloid stem cells and lymphoid stem cells। lymphoid is responsible for one cell that is lymphocyte, and myeloid is responsible for 4 type of cells। the myeloid cell will divide further CFE, colony forming unit E for erythropoiesis, colony forming unit M for megakaryocytes, colony forming unit G for granulocytes and colony forming unit M for monocyte। so अभी हम जो आज पढ़ेंगे वो कहां से आ रहा है? colony forming unit M, G, CFUG, granulocyte। and this will further divide into 3 types of cell, neutrophil, eosinophil and बेसोफिल। सो हम जो पढ़ेंगे सिर्फ एक सेल का पढ़ेंगे, वो सबके ऊपर सेम इंप्लीमेंट होगा। सो मैं जैसे न्यूट्रोफिल के साथ यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, एक ही सेल को हम पढ़ेंगे। इससे क्या बना? न्यूट्रोफिल। तो ये न्यूट्रोफिल कैसे बना उसको हम समझते हैं। So here are the different type of cells। this is the first, this is the second, third, fourth, fifth and sixth। this is the neutrophil, this is the न्यूट्रोफिल। हमें अल्टीमेटली क्या बनाना है? ये बनाना है। न्यूट्रोफिल में क्या होता है, तो जो भी बनता है वो सारा भी बनाएंगे हम यहाँ पे वन बाय वन। आप लोग बनाना नहीं है, नहीं तो मैं मिटा सकता हूँ एक को ऐसे तुरंत। सबसे पहले क्या होगा? सो फर्स्ट जो स्टेज आता है इसको हम बोलते हैं माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट अभी बताया था माइलोइड स्टेम सेल से बन रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा? माइलोब्लास्ट। वेरी गुड। इन माइलोब्लास्ट जो फर्स्ट सेल जो आपका डेवलपमेंट होगा न्यूट्रोफिल्स के लिए, दिस माइलोब्लास्ट इज ए रैपिड प्रोलिफरेटिंग सेल्स, बहुत फास्टली रैपिडली प्रोलिफरेट यानी डिवाइड होने वाली सेल है, और इससे आपका आगे क्या होगा? न्यू सेल जो है वो फॉर्म होगी। सो दिस इज द रैपिड प्रोलिफरेटिंग सेल एंड हियर इन दिस सेल, which color I use? Blue color। In myeloblast cell, no specific granules are there। यहाँ पे किसी तरह के कोई भी specific granules present नहीं होंगे, ना ही यहाँ पे non specific granules present होंगे। There is no specific granules as well as no non specific granules, कुछ भी present अभी नहीं है। This cell is only rapidly dividing, and इसको divide करने के लिए कल हमने पढ़ा था, याद होगा, न्यूक्लियस था, उसमें chromatin थे, याद है? न्यूक्लियस, chromatin, this is the nucleus, and nucleus और इस पे ये क्या होंगे अंदर? ब्लू कलर के क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन था? कल बनाए थे, क्या है? राइबोसोम। वेरी गुड। सो दिस इज द माइलोब्लास्ट फर्स्ट स्टेज। राइबोसोम से जो क्या बनाएंगे? आपका सेल का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन करेंगे, ग्रोथ कराएंगे, इसकी डेवलपमेंट डिवाइडेशन करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज this myeloblast will be undergo further dividation, and this cell again have, this is the nucleus, this would be the nucleus। I should use different color। so here we have few specific type of few granules, not specific or non specific, these are the granules which is present in this cytosol, and these are the ribosome। blue are the ribosome and these are the big color, जो different मैं भी बताऊंगा क्या है। In this stage there are one type of granules appear। In second stage the one type of granules which appear in the second stage of this granulopoiesis, and these one type of granules are known as the non specific granules। इनका नाम क्या है? ब्लैक कलर जो हमने बनाया था, ये क्या है? non specific granules, and these non specific granules are also known as primary granules। लिखवाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। why it is primary granules? because it is appear first। सबसे पहले जो appear होता है वो primary, जो बाद में होता है वो secondary। so non specific granules are appear first, that's why it is known as primary, and it is also known as, ये कौन है? प्राइमरी ग्रेन्यूल। नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल कौन है? अभी तो बताया ना, सुसाइडल वेग ऑफ बॉडी सेल, लाइसोसोम। सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। these three are the same, तीनों क्या एक ही है। this stage of the cell is known as, this is known as pre myelocyte। pre myelocyte means
जस्ट बिफोर द माइलोसाइट, ये अगली सेल कौन सी होगी? माइलोसाइट होगी। उसी जैसे माइलोसाइट से जस्ट पहले वाली सेल है, बिफोर, जस्ट बिफोर द माइलोसाइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्री माइलोसाइट। नेक्स्ट, this is again the nucleus, this is the ribosome. Now in this condition, this is the non-specific granules and here we have the specific granules. मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले क्या राइबोसोम है, नीचे वाले क्या है, और राइबोसोम को हम डिफरेंट कलर में बना देते हैं, these are the ribosome, okay, so you can differentiate very easily. In next stage which is known as myelocyte, in myelocyte the appearance of specific granules, इसमें क्या appearance हुआ था प्री माइलोसाइट में? The non-specific granules are appear in next stage, in the myelocyte stage. This is the myelocyte stage, this is the myelocyte. In myelocyte stage the appearance of specific granules, यहाँ पे क्या होंगे हैं specific granules, and when you stain this cell myelocyte, this will appear in both color, red as well as blue, and that's why it is known as neutrophil. In the next cell, this nucleus now, okay, यहाँ से एक और पॉइंट जो आपको एग्जाम में कभी-कभी पूछ लेते हैं, in the stage 1, stage 2 and stage 3, name of these stages are, the first one is myeloblast, pre-myelocyte and myelocyte. In these three stages the mitotic process, जो mitosis होता है जानते हैं, cell division, that is going on. यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे सेल, एक सेल से दो सेल, प्रोसेस आपका चल रहा है, यहाँ पे कौन सा चल रहा है, माइटोसिस. सो माइटोटिक और माइटोसिस प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे. लेकिन जब हम आगे की थ्री स्टेज में जाएंगे, इन दिस थ्री स्टेज नो माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस प्रेजेंट नहीं होगा. सो इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ पे देखेंगे, लाइक इफ इट इज अ वन माइलोब्लास्ट, इट विल डिवाइड इनटू टू pre-myelocyte, and if these are two pre-myelocytes, then they will divide into 2 divided in 4, so they will form the 4 myelocyte. But 4 myelocyte form the 4 cells, जो इसका नाम है आगे लिखूंगा. ये सेल कितनी बनाएंगे, 4 ही सेल बनाएंगे. इनसे आपको आगे और कोई सेल देखने को नहीं मिलेगी. सिर्फ 4 है और उनसे कितनी बनेगी, 4 ही सेल आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट, okay, then next, this black color. So in this stage, here the nucleus will be like this, little bit cloud shape nucleus, जो थोड़ा-थोड़ा शेप में डेवलप. यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियस का मैच्योरेशन स्टार्ट होगा. अब अदर थिंग्स आर सेम, लाइक यहाँ पे आपके ग्रेन्युलोसाइट जो रेड वाले थे और उसके साथ-साथ में ब्लू वाले थे वो प्रेजेंट रहेंगे, और उसके साथ में नॉन स्पेसिफिक यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन व्हिच द न्यूक्लियस इज गोइंग अंडर द डेवलपमेंट, एंड दिस फेज ऑफ द सेल डेवलपमेंट इज नोन एज, दिस इज नोन एज, क्या बोलेंगे, बताओ रे, कुछ तो बोलो, मेटा माइलोसाइट. वेरी गुड. इन द नेक्स्ट स्टेज दिस न्यूक्लियस विल बी चेंज इनटू ए बाइलोब्ड न्यूक्लियस, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, एंड सेम थिंग यहाँ भी रहेगा, आपके रेड ब्लू एंड ब्लैक सारे यहाँ भी रहेंगे. एंड दिस सेल इज नोन एज स्टेप सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप सेल. एंड लास्ट मैंने पहले लिखा था, क्या था, न्यूट्रोफिल. यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली मल्टीलॉब्ड न्यूक्लियस विल फॉर्म्ड विद साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट में. न्यूट्रो आपका रेड कलर एंड ब्लू कलर ग्रेन्यूल्स आर देयर, एंड दिस इज द होल डेवलपमेंट ऑफ योर ग्रेनुलोसाइटिस, ग्रेनुलोसाइट न्यूट्रोफिल. आया कुछ समझ में, नहीं आया? घर पे जाना है और क्या करना है, समझना है, रटना नहीं है. फर्स्ट स्टेज इज myeloblast, second stage is pre-myelocyte, third stage is myelocyte, fourth is meta-myelocyte, then step cell formation, and last one is neutrophil. ये है थ्री स्टेज. किसके अंदर है, माइटोसिस प्रोसेस होगा, बट इन दिस लास्ट थ्री स्टेज देयर इज नो माइटोसिस. नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स अभी कौन सी स्टेज में होंगे, नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स इन प्री माइटोसाइट, माइलोसाइट जो है वहां पे, और स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स अपीयर इन माइलोसाइट. लास्ट टर्म अबाउट द WBC, ले हो गया, हटा दे इसको. अरे थ्रोट भी साथ नहीं दे रहा है और आप भी साथ नहीं. व्हाइट ब्लड सेल तो खत्म कर दें कम से कम, तो आप लोग जल्दी खत्म लिखोगे तभी तो होगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन द WBC, देयर मे बी इंक्रीज और देयर मे बी डिक्रीज. या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है. यही हो सकता है, इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइटोसिस, एंड डिक्रीज नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोपीनिया. सो इंक्रीज नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड डिक्रीज नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल. लिख लिया, बना लिया, हटा दे इसको. ओके, फिर विल डिस्कस अबाउट दिस रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. कल पढ़ के आएंगे अच्छे से. थैंक यू. बिना तेरे कोई कसम